प्रोग्राम लाइव डिबेट विद फरियाल गुल अब्बासी हर मंगल और बुध की रात 8 बजे सिर्फ वीनस फास्ट न्यूज HD पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SPFN न्यूज और प्रोग्राम लाइव डिबेट विद फरियाल गुल अब्बासी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और पिछले हफ्ते हम उस तरीके से रब्त थोड़ा हमारा टूट चुका था और हम एक दिन बीच में गैप के साथ एक दिन स्किप करके हमारा जो है वो कनेक्शन हुआ, हमने आपस में कम्युनिकेट किया, मैंने आपके साथ न्यूज शेयर की, उसके लिए माजरत। दोबारा अपने प्रोग्राम की उसी फ्रीक्वेंसी के साथ, उसी फ्लुएंसी के साथ, उसी रब्त के साथ आपके पास हाजिर हुए। कुछ अहम तरीन खबरें, सबसे इंपॉर्टेंट खबर जिससे हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई आज, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की ज़ेर सदारत, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट खबर इस टाइम जिसपे पूरी खत्ते की नजर है, एक ऐसी खबर जिसमें बजाहिर तो लग रहा है कि दो ममालिक एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं और दो ममालिक के दरमियान जंग है, लेकिन दरअसल वाकया कुछ और मामला कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जंग हर गुजरते हुए दिन के साथ लग रहा है कि तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स, तमाम बैनुल अक़वामी प्लेयर्स को, बैनुल अक़वामी जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं उनको भी अपनी गिरफ्त में लिए हुए हैं और जल्द ये जंग जो है वो फैलती हुई दिखाई दे। शायद सबसे पहले बात करेंगे, इसराइल और हमास की जंग को आज 10 रोज मुकम्मल हो चुके हैं और ये 10 रोज मुकम्मल हो गए हैं। इस 10 रोज के दौरान जिस तरीके से नस्लकुशी करने की फलस्तीन की कोशिश की गई, फलस्तीनियों की नस्लकुशी करने की, फलस्तीनियों को सफाए हस्ती से मिटाने की, फलस्तीनियों पर जिस तरीके से मजालिम ढाए जा रहे हैं और उसकी जिस तरीके से दरिंदगी के साथ कोशिश की गई, खुलेआम कोशिश की गई। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि इस कोशिश में तमाम बैनुल अक़वामी मीडिया, तमाम तर आपके जो बैनुल अक़वामी बड़े लोग हैं, जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े ममालिक के सरबराहान हैं, वो तमाम तर इसराइल को बैक करते हुए दिखाई दिए, इसराइल को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए, इसराइल के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होते दिखाई दिए। किसी ने भी इस पर एतराज नहीं किया, किसी ने भी इस पर रिएक्ट नहीं किया, किसी ने इसराइल को यह नहीं कहा कि यहां पर अब बस हो गई, अब बस कर दिया जाए। यहां पर बैनुल अक़वामी मीडिया की मुनाफिकत, बैनुल अक़वामी मीडिया की हिपोक्रेसी भी हमारे सामने, जिस तरीके से वो दर्श देता था बैनुल अक़वामी मीडिया, और आज बैनुल अक़वामी मीडिया खुद इस किस्म की चीजें रिपोर्ट कर रहा है जो इंतहाई वायलेंट है, जो वायलेंस से भरपूर चीजें हैं, और यहां पर कोई भी इसराइल को बुरा भला आपको कहता हुआ दिखाई नहीं देगा। बात की जाए तो दो बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 24 घंटों में, बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई है। डेवलपमेंट्स ये हुई हैं और कुछ आपके लिए हौसला अफजा डेवलपमेंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको समझाने के लिए तमाम तरह इस सिचुएशन को यह है कि आप अगर इसराइल को देखें तो इसराइल को बिल्कुल आसपास हर जगह से इस्लामी ममालिक ने सराउंड किया हुआ है, घेरे में लिया हुआ है। इसराइल की अगर आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें, इसराइल कहां पर है, तो आसपास तमाम इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन उसके बावजूद इस्लामी ममालिक बेबस दिखाई देते हैं और इस्लामी ममालिक जो है वो मतलब इसराइल के ऊपर कोई अटैक नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑब्वियसली इसराइल एक डीप पॉकेट है। और डीप पॉकेट्स का जिक्र हम अक्सर जो साबिक वजीर खारजा है शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनका खारजा उमूर में बड़ा एक अबूर रहा, उनसे हम सुनते होते थे कि डीप पॉकेट्स बेसिकली मीडिया के ऊपर भी इनका असर और रसूख है बहुत ज्यादा, जायनिस्ट का यानी यहूदियों का, यानी ज्यूज का, यानी इसराइलियों का। इसी तरह इनके डीप पॉकेट्स में बहुत ज्यादा मीडिया के ऊपर भी इनका असर और रसूख है। इन्होंने तमाम अच्छे खासे इन्होंने कुछ इस्लामी ममालिक को भी अपने अंडर लगाया हुआ है। इसी तरीके से जितने भी आसपास इस्लामी ममालिक है, जैसे आप देख ले मिस्र अपना बॉर्डर नहीं खोल पा रहा फलस्तीनियों के लिए, तो इस तरीके की जो सिचुएशन है, अब तमाम तर जो आसपास ममालिक है वो तमाम तर ममालिक इस्लामी ममालिक है, उसके बावजूद कोई इस किस्म का स्टांस नहीं ले पा रहे वो, क्योंकि वो तमाम तर ममालिक इसराइल से खौफजदा है। लेकिन जाहिर है सिचुएशन को कब तक, सिचुएशन को मॉनिटर भी बाकायदा किया जा रहा है इस्लामी ममालिक की जानिब से, और यहाँ पर एक खतरे की घंटी ये बज रही है कि अगर इस्लामी ममालिक, तमाम इस्लामी ममालिक जो इसराइल के आसपास हैं, जिन्होंने इसराइल को घेरे में लिया हुआ है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो इसराइल के आसपास सिचुएटेड है, लोकेटेड है, अगर उनका भी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो ये लड़ाई बहुत गंदा, बहुत बड़ा, बहुत वायलेंट, बहुत मैसिव रुख इख्तियार कर सकती है। इस टाइम तीन बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, अमेरिका, ईरान और सऊदी अरेबिया। अमेरिका तो डेफिनेटली इसराइल के साथ है, इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, अपनी अफवाज भी इसराइल उन्होंने भेज दी है, रवाना कर दिए हैं, जेट तैयारे बाकायदा तौर पर बड़ा असलहे से लेस जो है उन्होंने तमाम तर इमदाद भी इसराइल की तरफ रवाना कर दी है। दूसरी जानिब ईरान और सऊदिया का जो टिल्ट है, जो झुकाव है, वो डेफिनेटली फलस्तीन की तरफ है, गजा की तरफ है, हमास की तरफ है। यहाँ पर सऊदी और बेसिकली इसमें पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, अमेरिका के जो सदर जो बाइडन है, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा तौर पर आशीर्वाद तो दी ही है इसराइल को, और अपना वजीर खारजा को उन्होंने भेजा हुआ है तमाम तर ममालिक में, ताकि वो इस एक कवर के अंडर रहकर, इस अम्ब्रेला के अंडर रहकर इस टाइम तमाम तर ममालिक का वोट जो है बटोरे जाके और तमाम तर ममालिक को इस चीज पर कायल करें, कायल करने में कामयाब हों कि सब लोग इसराइल के हक में और फलस्तीन के खिलाफ वोट दें। इस तमाम तर सिचुएशन के ऊपर होता ही है जब वो पहुंचते हैं
सऊदी प्रिंस से मुलाकात करने, तो सऊदी प्रिंस मुलाकात नहीं करते। जो स्केड्यूल्ड मुलाकात होती है वो उस अपने टाइम पर नहीं होती, और मुलाकात के लिए पहले इंतजार करवाया जाता है, फिर स्केड्यूल्ड मुलाकात को कैंसिल कर दिया जाता है, और फिर जब मुलाकात होती है कुछ घंटों के बाद, काफी घंटों के बाद, तो मुलाकात में स्ट्रेट अवे ये बताया जाता है सऊदी प्रिंस की जानिब से दो टोक अल्फाज में कि जल्द से जल्द इसराइल की जानिब से बमबारी बंद करवाई जाए, बमबारी रुकवाई जाए फलस्तीन के ऊपर, गजा की सरजमीन के ऊपर, हमास के ऊपर। उसके बाद ही मजीद आगे कोई बात हो सकेगी। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, और फौरन कहा गया कि हमले रोके जाएंगे तो फिर इमदाद के रास्ते फौरन खोले जाएं, हमले रोककर फिर ही कुछ बात हो सकेगी। गजा का मुहासरा खत्म करके फिलफौर इमदादी कार्रवाइयों का आगाज किया जाए, ये कहा गया सऊदी प्रिंस की जानिब से। अच्छा, लड़ाई सिर्फ हमास और इसराइल के बीच है, मगर आलमी ताकतें जो है उसको भी जो है वो घेरे में ले चुकी है तमाम तरह जो लड़ाई है। अमेरिका अमेरिका यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती भी जो करने जा रहा है, गलती भी है, और दूसरा अमेरिका की ये पूरी एक स्ट्रैटेजी भी है, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल को बैक भी इसलिए किया हुआ, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा मुल्क, अमेरिका ने इसराइल को बनाया हुआ मिडिल ईस्ट में कि इसराइल के थ्रू अमेरिका अपना असर रसूख बरकरार रखना चाहता है तमाम तर मिडिल ईस्ट में। और ये मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी गालिबन आपसे जिक्र किया था कि इस पूरी कहानी के पीछे अमेरिका की जो एक प्लानिंग है वो यही है कि वो मिडिल ईस्ट के अंदर खुद से अपना असर रसूख नहीं बरकरार रख सकता, दूर है, ज़ाहिर वो यूरोप में है, तो वो इसराइल के जरिए मिडिल ईस्ट में खलीजी ममालिकों पे अपना जो है एक रोब, अपना दबदबा, अपनी एक गरज, अपने एक मतलब अपने आप को बताना चाहता है कि हम मौजूद हैं इसराइल के जरिए। तो G20 समिट के पीछे भी यही कहानी थी। अमेरिका ने इसराइल को डाला इसलिए उस तमाम तक ग्रुपिंग के अंदर, ताकि इसराइल और इंडिया को आगे रख के अमेरिका जो है अपने असर रसूख फैला सके तमाम तरह एशियाई और खलीजी ममालिक के अंदर, और इसराइल को एक्सेप्ट भी करवा सके, इसराइल की जो आइडेंटिटी है उसको एक्सेप्ट करवाया जा सके, कबूल करवाया जा सके तमाम तर अरब ममालिक, जो सऊदिया का बहुत बड़ा नाम है, उनसे। तो अमेरिका जो है इस लड़ाई में अब आगे आगे हो चुका है जी। अमेरिका किसी दूसरे की जंग में शामिल हो गया, फौजी भी रवाना कर दिए, जमीनी कार्रवाई जो होने जा रही है उसमें पूरी की पूरी मदद जो है अमेरिका इस टाइम कर रहा है। नेतन्याहू साहब जो हैं, जो इसराइल के इस टाइम जो सुप्रीम पावर है, नेतन्याहू का बयान आया है कि हर सूरत हम इसराइल की जीत और फलस्तीन, गजा, हमास का खात्मा चाहते हैं, चाहे इसके लिए हमें किसी हद तक जाना पड़े। आप जालिमाना, आप फिरौनियत, आप रौनत देखें, खुदा से दुआ है कि ऐसी रौनत पे इनको शिकस्त नसीब हो, शिकस्त ये दो चार हो। और वो कह रहे हैं कि हम खात्मा चाहते हैं गजा का। जिस तरीके से बच्चों का मैसेकर किया जा रहा है, जिस तरीके से बच्चों को मारा जा रहा है, जिस तरीके से लोग ब्रेड के लिए, आप ट्विटर उठाकर देखें, फलस्तीन से जो कुछ साफी रिपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग ब्रेड के लिए, जिस तरीके से लोग पानी के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, और जब रात होती है तो रात में जिस तरीके से डेडली एयर स्ट्राइक्स की जाती हैं, बच्चे भाग रहे होते हैं, स्कूल इस टाइम फुल हो चुके हैं, इस टाइम जगह नहीं है, रेंट पे अपार्टमेंट्स नहीं मिल रहे, और पूरी पूरी बिल्डिंग्स पे बमबारी, और बच्चों के मुंह में फीडर डली हुई और फुटेजेस आ रही है कि वो बच्चा रात को सोते हुए फीडर मुंह में लेता हुआ, वो उसकी डेथ हो गई। मतलब इस कदर डेडली स्ट्राइक्स। लेकिन नेतन्याहू खुलेआम बावाज़ बुलंद दबंग अंदाज में कह रहा है कि जो हमारा मकसद है इसराइल की जीत है, गजा का, हमास का, फलस्तीन का खात्मा है, चाहे उसके लिए हमें किसी हद तक भी जाना पड़े। तो इस पर ये फुल स्टॉप लगाने वाला यहाँ कोई नहीं है। अगर यही काम कोई इस्लामी मुल्क कर रहा होता, यही काम जब रशिया ने किया था, अब रशिया इस्लामी मुल्क नहीं, लेकिन जब रशिया ने किया था यूक्रेन के खिलाफ, तब तो ये सब बड़ा बोल रहे थे, तब तो यूक्रेन के लिए बाकायदा इमदादें पहुंच चुकी थी, सब हो चुका था। आज फलस्तीन के ऊपर ही बमबारी, फलस्तीन के ऊपर ही एयर स्ट्राइक्स, 75-80 साल से फलस्तीन पर ही मजालिम, और फलस्तीन की ही इमदाद बंद, फलस्तीन के ही रास्ते बंद, फलस्तीन के ही बॉर्डर्स बंद, फलस्तीन की ही दवाई, पानी, गजा, सब कुछ बंद, कुछ खाने को नहीं। फलस्तीन, आपको पता है नाज़रीन, गजा पट्टी, गजा स्ट्रिप, यहां पर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना बहुत जरूरी है कि गजा पट्टी जो है, गजा पट्टी में जो आप यकीन नहीं करेंगे कि आबादी है ही टोटल 23 लाख के करीब, और इस वक्त 10 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, जिनके पास कोई छत नहीं है सर ढांपने के लिए, और इसमें 50% से ज्यादा इस आबादी, 23 लाख की आबादी में बताया जाता है बच्चे हैं। 3000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं इस वक्त। और गजा पट्टी जो है, इसको दुनिया की एक खुली जेल, ओपन प्रिजन कहा जाता है, क्योंकि गजा पट्टी को, जो गजा स्ट्रिप है, उसको चारों तरफ से, एक तरफ समंदर है, एक बाकी हर तरफ इसराइल ने अपनी फौज खड़ी की हुई है, एक तरफ मिस्र का राफे बॉर्डर है, लेकिन राफे बॉर्डर को भी इवन इमदाद के लिए भी, एक मुस्लिम मुल्क है, बंद कर दिया गया। इसराइल की धमकियां, इसराइल का असर रसूख, इसराइल की डीप पॉकेट्स, ये तमाम तर चीजें जो है अपना असर दिखा गई, और वो रास्ता भी, मतलब फलस्तीनी उस गजा पट्टी से बाहर नहीं निकल सकते, फलस्तीनी उस गजा पट्टी के अंदर महसूर हैं, फलस्तीनी इसराइलियों के ही रहमो करम पर हैं, मतलब निकलेंगे तो इसराइली फौज के हवाले हो जाएंगे। ये मैं आपको आज की नहीं, ये मैं आपको फॉरएवर सिचुएशन बता रही हूँ। अगर आप पुराने सालों में, यानी आप 1997 के बाद के उठा के किसी साल में अगर आप नक्शा देखें, तो एक अच्छी खासा रकबा, एक अच्छी खासी जगह थी
जो फलस्तीन के पास थी, लेकिन उस तमाम तर जगह पे आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली करके इसराइलियों ने इन्हीं मजालिम के जरिए कब्जा किया और अब इतनी छोटा सा एक एरिया गजा पट्टी जो है वो रह गई, गजा स्ट्रिप फलस्तीन वालों के पास। और अब इसके ऊपर भी जिस तरीके से इसराइली जो है वो कब्जा करना चाहते हैं, तमाम तर चीजें हमारे सामने। और गजा एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जब एक एयर स्ट्राइक होती है, गुंजान आबाद इलाका है, तो उसकी तबाही, उसके बाद जो कत्लेआम होता है उसका असर दूर दूर तक जाता है। तो गजा पट्टी को ये वजह है, आपने सुना होगा कि गजा पट्टी को ओपन जेल कहा जाता है, एक खुली जेल कहा जाता है, दुनिया में इसका नाम ही ओपन जेल है। उसकी वजह यह है, इसको ओपन प्रिजन कहा जाता है, खुली जेल कहा जाता है कि ये चारों तरफ से बंद है, गजा के लोग इसके अंदर महसूर हैं, गुर्बत जो है वो बेहद गुर्बत है। लेकिन यहाँ पर कोई यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस, कोई यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वाली टीम्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कोई बड़े बड़े इदारे, कोई बड़े दर्स देने वाला मीडिया, कोई आपको यहाँ पर आवाज उठाता आज क्या पिछले 75-80 सालों में दिखाई नहीं दिया होगा, जब से ये मजालिम तोड़े गए हैं फलस्तीनियों के ऊपर। ये 75-80 साल हो चुके हैं इस तमाम तर कहानी को। अगर बात की जाए फिजाई बमबारी की तैयारी इस टाइम जोरों शोर से जारी है, हो भी रही है ऑलरेडी। और फिजाई बमबारी में अब जो है वो अमेरिका भी खुलकर मदद करेगा और ग्राउंड ऑपरेशन के ऊपर भी, जमीनी कार्रवाई पर भी अमेरिका खुलकर मदद करेगा। इसके साथ साथ 23 लाख आबादी है, जिसमें से 10 लाख घर जो लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं। और इसराइल का फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का भयानक जो एक मंसूबा है, उस पर वो एक एक करके अमल पैरा हो रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं रोक रहा। अक़वाम मुत्तहिदा का लोगों के भूख और प्यास से मरने का खदशा जरूर है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा समेत कोई भी ये बोलने को तैयार नहीं है, या सीज फायर का कहने को तैयार नहीं है, या बीच में सालसी बनने को तैयार नहीं है, या इसराइल को फुल स्टॉप लगाने को तैयार नहीं है। हजारों यहूदियों का गजा के हक में इसराइलियों के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज भी हुआ है आज। गजा में सीएनएन के सहाफी के साथ एक बड़ा दिलचस्प वाकया पेश आया। गजा में सीएनएन का सहाफी, सीएनएन जिस तरह से बाइस्ड रिपोर्टिंग कर रहा है, जिस तरह से जानिबदार रिपोर्टिंग कर रहा है, जिस तरह से मैं उसको कहूंगी मुनाफिकत के साथ भरपूर रिपोर्टिंग कर रहा है, आज सीएनएन का अपना सहाफी गजा के अंदर महसूर हो गया। इतनी एयर स्ट्राइक्स है को अपनी फैमिली को वहां से निकलने के लिए मजबूर है, रो रहा है, रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन वो जगह उसको मिल नहीं पा रही। खुदा ना करे ये सिचुएशन किसी पर भी आए, लेकिन सीएनएन के वही सहाफी, सीएनएन वही इदारा जो बावाज़ बुलंद जिस तरीके से इसराइलियों के हक में, फलस्तीनियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसको वो जुल्म नहीं दिखाई दे रहा है। यही काम बीबीसी के साथ हुआ और बीबीसी की न्यूज प्रेजेंटर ने आज जानिबदार रिपोर्टिंग के ऊपर बाकायदा ऑन स्क्रीन लाइव माफी भी मांगी है। लेकिन अच्छी बात है, किसी एक प्रेजेंटर ने माफी मांग ली है, लेकिन बीबीसी और सीएनएन दरअसल डीप पॉकेट्स हैं। दरअसल इन चैनल्स को चलाया, जिस मीडिया के ऊपर कंट्रोल है इसराइल का बहुत अच्छा और डेफिनेटली अमेरिका का भी, तो ये डीप पॉकेट्स के ही चलाए जाने वाले चैनल्स हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी हमारा जो दूसरे सेगमेंट पे हम आज मुल्क के अंदर एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। फलस्तीनी अवाम मुकम्मल सफारती और ताउन जो है वो कह रहे हैं कि हमारा फलस्तीनी अवाम के साथ है। पाक फौज गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ काम करती रहेगी। ऑपरेशन के दौरान पेशावराना महारत को भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सराहा गया और खित्ते की सलामती और खास तौर पर कौमी सलामती जैसे उमूर भी जेरे बहस आए। इसके साथ साथ जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ और चीजें भी डिस्कस हुई हैं, जो फलस्तीन और जो इसराइल की लड़ाई चल रही है उसके ऊपर, और बाकायदा तौर पर बावाज़ बुलंद एक ऐलान करके यानी पाकिस्तानी फौज की जानिब से कहा गया है कि उनकी तमाम तर हमदर्दियां और तमाम तर जो चीजें हैं या तमाम तर जो अगर किसी किस्म की जरूरत है तो पाकिस्तान फौज जो है वो उनकी तमाम तर हमदर्दियां फलस्तीनी अवाम के साथ है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ जाएंगे और कुछ मजीद इंफॉर्मेशन है इलेक्शन से मुतालिक, नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक और कुछ लोगों के खिलाफ नैब का घेरा तंग हो चुका है, उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम लाइव डिबेट विद फरियाल गुल अब्बासी हर मंगल और बुध की रात 8 बजे सिर्फ वीनस फास्ट न्यूज HD पर। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट
24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। प्रोग्राम लाइव डिबेट विद फरियाल गुलाबासी हर मंगल और बुध की रात 8 बजे सिर्फ वीनस फास्ट न्यूज HD पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। परवेज इलाई और मोनस इलाई। परवेज इलाई जी वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं और बड़ा नाम है पंजाब की सियासत में, बड़ा इनका एक असर रसूख रह चुका है, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बड़ा असर रसूख रह चुका है और बड़ा टाइम इन्होंने पंजाब को दिया। परवेज इलाई और उनके बेटे मोनस इलाई के खिलाफ नैब ने अपना शिकंजा, नैब ने जो एक रस्सी है वो, या आप कह लें नैब ने जो अपना घेरा है बड़ा तंग कर लिया है और चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद रेफरेंस अदालत में दायर किया जाएगा। इलेक्शन की आमद है हमारे मुल्क पाकिस्तान में और जब भी हमारे पाकिस्तान में इलेक्शन आने लगते हैं तो या तो हमारे हुक्मरानों को या हमारे सियासतदानों को कहा जाए नाहल करने की एक लिस्ट लंबी लगने शुरू हो जाती है या फिर गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। हर इलेक्शन से पहले अगर आप उठाकर अब देखें तो जैसे जैसे सहाफत में टाइम मुझे होता जा रहा है, पिछला इलेक्शन था पहला जो मैंने कवर किया और अभी दूसरा इलेक्शन होगा, तो अब समझ आ रही है चीजें कि किस तरीके से मैनेज किया जाता है, मामला को टिल्ट किया जाता है और सहाफिया कहीं पकड़ा जाता है सियासतदानों को और कहीं उनके खिलाफ नैब के बड़े पुराने केसेस खोल दिए जाते हैं। यही बाज़ाहिर होता दिखाई दे रहा है परवेज इलाई और मोनस इलाई के खिलाफ। बिल्कुल कानूनी कार्रवाइयां होनी चाहिए, कानून के शिकंजे में आना चाहिए, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि इलेक्शन से पहले ही क्यों कुछ मखसूस जमातों के ऊपर हर दौर में जो है वो एक क्रैकडाउन तेज कर दिया जाता है, या कुछ मखसूस पॉलिटिशियंस या सियासतदानों के हुक्मरानों या लीडरान के ऊपर या जो इलेक्टेबल्स हैं, इलेक्शन लड़ने होते हैं जिन्होंने जिनका कंफर्म होता है उनके ऊपर ही क्यों घेरा एकदम से नैब जो है वो अपना कस लेती है और तमाम तर मामला इस तरफ जाने लगते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शंस की आमद है और एक बहुत बड़ी हैपनिंग ये जो हफ्ता है इसमें ये भी होने जा रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस हफ्ते के अख्ताम पर 21 अक्टूबर को उनकी वापसी मुतवक्के है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बड़े एक लंबे टाइम के बाद वापस आ रहे हैं। जब उनको हटाया गया था वजीर आजम की कुर्सी से तो वो चले गए थे एक दवाई का बोलकर, एक दवाई का कहकर बाहर की मैं दवाई लेने जा रहा हूं और इस पर बड़ी मीम्स भी हमने देखी, बड़ा कुछ होता देखा, लेकिन अब अल्लाह अल्लाह करके दवाई लेने के बाद वो वापस अपने मुल्क पाकिस्तान आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को उनकी वापसी है। कहा जा रहा है कि उम्मीद पाकिस्तान आ रही है, जिस तैयारे में वो आ रहे हैं उसका नाम भी उम्मीद पाकिस्तान रखा गया है। किस तरह से इस्तकबाल होगा, किस तरह से मीनार पाकिस्तान पर जगह दे दी गई है, इजाजत भी मिल गई है, प्रॉपर लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है जिस तरीके से मरियम नवाज डिमांड करती थी। अब किस तरह से किस तरीके का इस्तकबाल होता है, कितनी आवाम सड़कों पर निकलती है, ये तो वक्त ही बताएगा। दिन करीब ही है, ज्यादा दूर नहीं है, आज मंगल है और गालिबन 21 अक्टूबर हफ्ता एतवार बन रहा है, कोई एक दिन वीकेंड पर इस वीक के इस हफ्ते के अख्ताम पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। सबकी नजरें उस तरफ लगी हुई हैं, वो आते हैं, अदालतें किस तरह रिस्पॉन्ड करती हैं, उनको बेल लेनी होगी या बेल से पहले अपनी जमानत लेने से पहले वो मीनार पाकिस्तान के जलसे में खिताब करेंगे, क्या वो गिरफ्तार हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, अदालतें किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगी, इदारे उनकी वापसी पर किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या वो इलेक्शन में अहल होंगे ना अहल होंगे और क्या उनका मुकाबला इलेक्शन में अपने सबसे बड़े हरीफ यानी इमरान अहमद खान न्याजी से जो मटियाला जेल में हो पाएगा या नहीं। इमरान खान की बात की जाए तो इमरान खान साहब के खिलाफ और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर आज फर्द जुर्म साइफर केस में आयद होनी थी, लेकिन फर्द जुर्म जो है वो थोड़ी सी ये जो मामला है ये भी लटक गया है। गालिबन 23 अक्टूबर तक मामला जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन जो जज खुसूसी अदालत की उन्होंने इस मामले को मौखर कर दिया 23 अक्टूबर तक, और आज ये मामला इसलिए टल गया है क्योंकि पिछली समात के ऊपर कुछ नकूल के ऊपर कुछ आप कह लें फड्डा पड़ गया था या नकूल जो है वो मौसूल की गई हैं, रसीव की गई हैं शाह महमूद कुरैशी और इमरान अहमद खान न्याजी साहब की जानिब से या नहीं की गई, उसके ऊपर कुछ सवालात थे। इमरान खान की वकील जो लीगल टीम है वो कह रही थी कि इमरान खान ने ना ही नकूल वसूल किए हैं ना ही सिग्नेचर्स किए हैं, और जो बाकी जो दूसरी साइड पर जो लोग थे, जो प्रोसिक्यूशन थी वो कह रही थी या जो अदालत थी वो कह रही थी कि नकूल वसूल भी हो गए और दस्तखत भी हो गए, जबकि कहा यह गया था कि नकूल वसूल नहीं हुए। तो आज बाकायदा तौर पर नकूल में अपने नाज़रीन के लिए बता दूं कि कुछ दस्तावेजात होती हैं, कुछ कानूनी अहम दस्तावेजात होती हैं जो मुल्जिमान के हवाले करना या उनसे दस्तखत कराना जिस पे बहुत जरूरी होता है जब केस की प्रोसीडिंग हो रही हो, तो वो नकूल आज बाकायदा तौर ये नकूल एक बहुत बड़ी हर्डल थी बीच में आज फर्द जुर्म आयद होने के, ये नकूल आज हवाले कर दी गई हैं, दस्तखत ले लिए गए हैं इमरान खान साहब के भी और शाह महमूद कुरैशी साहब के भी। तो अब 23 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि अहम दिन होगा और शायद
फर्द जुर्म आयद हो। आज की समाअत में इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी डिमांड की है। उन्होंने कहा कि इस ट्रायल को, ये जो तमाम तर जेल ट्रायल हो रहा है, इसका फेयर ट्रायल इसको बनाने के लिए, इसकी शफाफियत पे सवालात ना उठे, इसके लिए इसको ओपन किया जाए, इसको ओपन फॉर ऑल किया जाए, इसमें तमाम सहाफियों को आने की, सुनने की, दलाइल और तमाम तर चीजें इजाजत दी जाए। जिस पर अदालत ने कहा देखते हैं, इस पर देख लेते हैं। कोई एक कहते हैं अदालत का जो एक रवायती तरीका है इमरान खान के केसेस के खिलाफ वही रहा, कोई एक सेटिस्फैक्टरी और कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं आया। बस अदालत ने कहा इस चीज को देख लेते हैं। इमरान खान साहब की जानिब से बजाता खुद उन्होंने कहा कि मुझे एक्सरसाइज मशीन चाहिए, जिस पर जज ने कहा कि हम इस पर कोई अप्रोप्रिएट यानी कोई मुनासिब ऑर्डर पास करते हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि घर का खाना मुहैया किया जाए, घर का खाना, क्योंकि इमरान खान साहब से उनके जाती मौलज डॉक्टर फैसल की पिछले हफ्ते गालिबन मुलाकात हुई, जब उनकी बहनों की भी मुलाकात हुई इमरान खान से, तो बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी, बिल्कुल तसल्ली बख्श उनकी सेहत बताई गई। लेकिन कुछ हाजमे के, कुछ मैदे के, कुछ डाइजेशन के प्रॉब्लम्स जो उन्होंने कहा कि जो पहले भी इमरान खान साहब को रहते हैं थोड़े बहुत, वो अब तक बताए गए हैं। तो अब इमरान खान साहब घर का खाना मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि घर का खाना जो है वो मुहैया किया जाए, और ये हर कैदी की एक राइट्स है, और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म होने के नाते ये उनका हक है, वो इस चीज को डिमांड कर सकते हैं, एक नॉर्मल चीज है। अब देखते हैं एक्सरसाइज मशीन के ऊपर। और सबसे बड़ा जो मुतालबा है, जो अहम खबर है, कि जो ब्रेकिंग खबर है, जिसको आप कहा जाए कि अदालत को कहा गया है कि ओपन ट्रायल करें, ओपन फॉर ऑल करें, ताकि इस पर, इसकी शफाफियत पर सवाल ना उठे और आवाम सुने और सब सुने कि साइफर के अंदर, साइफर केस में बेसिकली है क्या। इस मुतालबे को पूरा किया जाता है, यानी आने वाले दिन बड़े अहम होने जा रहे हैं। डेवलपिंग स्टोरीज है, तमाम तर चीजें। आपने SPFN न्यूज देखते रहना है, हर खबर से बाखबर रहने के लिए। कल के प्रोग्राम में मिलते हैं कुछ मजीद खबरों के साथ। इलेक्शंस की आमद है, मुल्क में माहौल किस तरीके से बन रहा है, ग्राउंड के ऊपर क्या सिचुएशन है, बहुत सारी चीजें जो आपके साथ कल भी डिस्कस करेंगे। देखते रहिए SPFN न्यूज। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। प्रोग्राम लाइव डिबेट विद फरियाल गुलाबासी हर मंगल और बुध की रात 8 बजे सिर्फ वीनस फास्ट न्यूज HD पर।